जय हिंद दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नए चैप्टर को, जिस चैप्टर का नाम है सेंटर ऑफ मास या सिस्टम ऑफ पार्टिकल। आज देखेंगे ये सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल क्या होता है, उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारे मास है, उस सारे मास को रिप्लेस कर देते हैं एक सिंगल मास से, उस सिंगल मास का मतलब क्या होता है। या फिर सपोज मतलब सारे मास है, उस सारे मास की वजह से सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होता है वो चीज देखेंगे। अगर सपोज मान लेते एक हमारे पास कंटिन्यूअस बॉडी है, तो उस कंटिन्यूअस बॉडी के कारण सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है वो चीज देखेंगे। लीनियर मास डेंसिटी क्या होता है वो चीज देखने वाले हैं। सरफेस मास डेंसिटी क्या होता है वो चीज देखेंगे। वॉल्यूम मास डेंसिटी क्या होता है वो चीज देखेंगे, और उसका यूज देखेंगे, और उसका कैलकुलेशन भी देखेंगे, और उसको कैसे हम फॉर्मूला में यूज करते हैं ये चीज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहली बात है हमारा क्या होगा, हेडिंग होगा, हम लोग लिखेंगे सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास लिखते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास। इसी चीज को हम लोग बोलते हैं COM। COM मतलब सेंटर ऑफ मास, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया COM, है ना। तो अब सबसे पहली बात है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। तो सेंटर ऑफ मास एक प्रकार का पॉइंट होता है। पॉइंट का मतलब ये होगा कि सारे बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट से। जो वो सिंगल पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सेंटर ऑफ मास। यानी सारे बॉडी को जिस पॉइंट से आप रिप्लेस करते हो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। अब ऐसा क्या है, तो जैसे हम लोग फोर्स पढ़े थे, हम लोग ये चीज देखना है कि अगर सपोज मान लेते हमारे पास कोई बॉडी है या कोई पार्टिकल है, उसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लगता है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये चीज कर सकते हैं कि सारे फोर्स को रिप्लेस कर देंगे, यानी सारे फोर्स को हटा देंगे एक सिंगल फोर्स से। तो वो जो सिंगल फोर्स आता है उसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजल्टेंट फोर्स। यानी सारे फोर्स को हटा दो एक सिंगल फोर्स से, तो वो जो सिंगल फोर्स होता है उसी को बोलते हैं रिजल्टेंट। उसी तरह अगर सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक कोई बॉडी है, सारे बॉडी को हटा देते हैं यानी रिप्लेस कर देते हैं किसी एक सिंगल बॉडी से, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट से हम लोग रिप्लेस करते हैं, यानी जिस बॉडी को जिस पॉइंट से रिप्लेस करते हैं उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास हमारे पास क्या है, एक प्रकार का पॉइंट है। अब आखिर हम उस पॉइंट से क्यों रिप्लेस करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ मास तो समझ में आ गया। सर क्या है, सर आप ये चीज बोले कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, पूरे बॉडी को किसी एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर देते हैं, उसी सिंगल पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। पर सर क्यों करते हैं, इसको करने का रीजन क्या है, इस चैप्टर को पढ़ने का रीजन क्या है, तो वो चीज को देखिए हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, एक प्रकार का ये मान लेते हैं y एक्सिस और ये मान लेते हैं x एक्सिस। हमें ये चीज पता है कि एक किसी भी पार्टिकल को u वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल से फेंकते हैं, किसी पार्टिकल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंकते हैं, तो हमें ये चीज पता है कि वो प्रोजेक्टाइल करके यहां से आके यहां गिर जाता है। तो जब ये यहां से यहां आके गिरता है तो इस चीज को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी ये पैराबोला में मूव करता है। लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं कि हम इस पॉइंट को ना फेंक के हम इस मार्कर को फेंकते हैं, जैसे सपोज मैं इस मार्कर को फेंकेंगे, तो इस मार्कर को अगर सपोज मान हम ऐसे फेंकते हैं, तो अब देखिए हम मार्कर को ऐसे फेंक रहे हैं तो ऐसे वो नच के जा रहा। नच के जाने का मतलब ये है कि अगर हम इसका ट्रेजेक्ट्री देखें यानी इसका पाथ देखें तो वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, यानी कि उसका जो कहने का मतलब है कि उसका जो पाथ होगा वो बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड होगा। कोई ऊपर होगा फिर नीचे होगा, फिर ऊपर होगा फिर नीचे होगा, यानी कुछ ऐसी तरह से होगा, है ना, और वो नचते जाएगा। तो अगर हम ये चीज बोले कि इसका पाथ क्या होगा, तो सबसे पहली बात है कि इसका पाथ हम बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हर एक पार्टिकल का अपना अपना पाथ है। हर एक पार्टिकल जो होता है वो कॉम्प्लिकेटेड पाथ में जाता है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि किसका पाथ कैसे होगा, तो हम नहीं बता पाएंगे। अच्छा, अगर आपको ये चीज पूछा जाए कि यहां से यहां आने में टाइम क्या हो लगता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है ना, कौन पार्टिकल कितना मैक्सिमम हाइट पे जाता है, तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर करोड़ों पार्टिकल है। हर एक पार्टिकल को हम कैसे बता सकते हैं, यानी ये हमारे बस की बात नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेशन कर पाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन करने का एक टेक्निक होगा, यानी एक तरीका होगा, है ना। अब उसका तरीका क्या है वो चीज देखिए। जब हम इसको ऐसे फेंकते हैं ना, माने कि ऐसे हम लोग क्या करें, इसको ऐसे फेंकेंगे, जैसे हम इसको ऐसे फेंकते हैं तो हम इसमें क्या देखते हैं कि एक यूनिक पॉइंट देखते हैं। यूनिक पॉइंट का मतलब होता है कि इस पूरे बॉडी में एक ऐसा एक पॉइंट है जो कि पाथ को फॉलो करता है। अगर हम कोई एक सपोज मतलब कोई ऐसा सिंगल पॉइंट है ना, सिंगल पॉइंट को यहां से यहां फेंकते हैं, तो जिस पाथ में वो मूव करता है ना, सेम पाथ में इसमें भी एक ऐसा पॉइंट है जो इसका पाथ और इस पॉइंट का पार्टिकल का पाथ दोनों का पाथ क्या होगा,
पाथ सेम होगा। यानी अगर आप एक पार्टिकल को फेंको या फिर सपोज मान एक क्या हो जाता है, एक मार्कर को फेंको, तो जो उस पार्टिकल का पाथ होगा ना, वही पाथ इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट है जिसका पाथ क्या होता है, उसके पाथ के जैसा होता है। इसका मतलब यह है कि हम इस मार्कर को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, उस पॉइंट से, क्योंकि उस पॉइंट का जो कैलकुलेशन होगा क्या होगा, अच्छा होगा, यानी आसान होगा। तो वो जो पॉइंट होता है ना, उसी पॉइंट का हम लोग नाम दे देते हैं सेंटर ऑफ मास। यानी कहने का मतलब है कि जब हम इस मार्कर को फेंकते हैं तो मार्कर का जो सेंटर ऑफ मास होता है, यानी एक स्पेशल पॉइंट होता है, वो इस ट्रेजेक्टरी में मूव करता है, वो इस ट्रेजेक्टरी में मूव करता है। यानी आप इस पेन को फेंको या फिर एक पार्टिकल को फेंको, दोनों का अगर हम लोग ट्रेजेक्टरी देखेंगे तो सेम होगा, लेकिन इस पेन का नहीं, इस पेन के अंदर एक पार्टिकल का, उसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा, सेम होगा। तो उसी चीज को बोलते हैं हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो हम लोग इन सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज को हटा के एक सिंगल पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो वो जो सिंगल पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तक देख लिए, अब उसके बारे में कुछ लिख लेते हैं ताकि चीजें याद रहे। तो हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने ये चीज देखा कि सारे बॉडी को क्या कर सकते हैं, एक सिंगल पॉइंट से रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूंगा COM, यानी शॉर्टकट में देखा जाए तो COM का मतलब हो गया C से सेंटर ऑफ मास, O से ऑफ, M से मास, तो सेंटर ऑफ मास हो गया। C से सेंटर, O से ऑफ, M से मास, तो सेंटर ऑफ मास। तो मैं यहां से लिखूंगा क्या कि सेंटर, इट इज ए पॉइंट, मैं बोलूंगा इट is a point of body, it is a point of a body where whole mass where whole mass of the body assumed to be concentrate जहां पे सारे बॉडी के पार्टिकल का, सारे बॉडी का मास क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए सेंटर मास एक प्रकार का पॉइंट है, हमें पता है कि हर चीज का क्या होता है, एक लोकेशन होता है। इसका मतलब है कि इस सेंटर ऑफ मास का भी क्या होगा, लोकेशन होगा। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं उस समझने की कोशिश कीजिए। सपोज मान लेते हैं कि ये ऐसे है, तो इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और यहां पे हमारे पास क्या है, एक प्रकार का कोई भी हमारे पास बॉडी है ना। तो ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार से बॉडी है, ये हमारे पास क्या है, बॉडी है। तो अब मैं ये चीज बोलूंगा, क्या बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट से सपोज मान लेते हैं, इसको बोलते हैं M1 है ना, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं M2, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं M3, और यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको बोलते हैं M4। तो ये M1, M2, M3 और M4, कितना हमारे पास 4 पार्टिकल है। अब मैं क्या बोलना, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि M1 का जो लोकेशन है वो यह है, M2 का लोकेशन ये है, M3 का लोकेशन ये है, और M4 का लोकेशन ये है। तो 1 2 3 4 है ना, तो इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3 और इसको बोलते हैं R4। तो हमारे पास क्या है कि 4 पार्टिकल है, चारों पार्टिकल का क्या है, लोकेशन है। इसी तरह क्या होगा, इन्फिनाइट पार्टिकल हो गए, इसका मतलब होगा कि इन्फिनाइट का क्या होगा, लोकेशन होगा। इसका मतलब यह है कि अगर मैं बोलूं कि MN पॉइंट यानी इन्फिनाइट क्या है, पार्टिकल है, तो इसको बोलेंगे Rn। अब ये हमारे पास क्या है, लोकेशन है किसका, हर एक पार्टिकल का। मैं ये चीज बोलना चाहता हूं कि जैसे इसमें क्या डिफाइन किया गया, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि मास इनटू वेलोसिटी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोमेंटम। जैसे टॉर्क, R क्रॉस F हमारे पास क्या होता है, टॉर्क। जैसे वर्क, F इंटू dr, वो हमारे पास क्या हो गया, वर्क। इसी तरह एक क्वांटिटी को डिफाइन किया जाता है जिसको बोलते हैं मास मोमेंट। तो मास मोमेंट हमारे पास क्या है, मास मोमेंट इज ए पॉइंट, मास मोमेंट एक प्रकार का क्या है, क्वांटिटी होता है जिसको डिफाइन किया गया है मास इंटू उस पॉइंट का पोजीशन, है ना। यानी मास इंटू पोजीशन का मतलब ये हो गया, मास मोमेंट को हम क्या बोले, उसी को समझने की कोशिश कीजिए। मास मोमेंट, मास मोमेंट को मतलब, मास मोमेंट को जस्ट ऐसे डिफाइन किया गया कि किसी भी चीज का मास और उसका पोजीशन, इसको बोलते हैं मास मोमेंट। इसका मतलब यह है कि अब हमारे पास एक प्रकार का बॉडी है, तो बॉडी का भी मास मोमेंट होगा। अब बॉडी का मास मोमेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये चीज देखिए, ये वाला पॉइंट इससे बहुत दूर है, ये वाला पॉइंट इससे बहुत पास है। तो हमने क्या करना है, इस मास का
पोजीशन देखना है, उसको क्या करना, मल्टीप्लाई कर देना है मास को और उसके पोजीशन से। तो इसका मास मान लेते हैं, इसका टोटल जो मास है वो क्या है, m, क्या है, मास ऑफ द बॉडी। मैं बोलूंगा इसको क्या बोले, मास ऑफ द बॉडी। मैं इसे बोलूंगा क्या है, मास ऑफ द बॉडी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मास ऑफ द बॉडी। लेकिन इसका पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। इसका मतलब है कि सारे मास का क्या करेंगे, इंडिविजुअल में ऐड कर देंगे, तो हमारा क्या मिल जाएगा, इस बॉडी का मास। तो इसका इस बॉडी का मास मोमेंट मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके कहने का मतलब है सर जी कि m1 लिखिए, r1 लिखिए और इसको बोलिए सर जी m2 और r2। इसी तरह लिखेंगे m3 r3 प्लस में डैश डैश डैश, इसके बाद से लिखेंगे कि mn rn। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मास मोमेंट, है ना। अब बात यहां से ये चीज आता है कि हम कितना को लिखेंगे, इन्फिनाइट तक चले जाएंगे फिर भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ये इन्फिनाइट को कैसे आप लिखोगे, नहीं लिख पाओगे। तो उससे क्या सोचा गया, उससे ये चीज सोचा गया कि जो इससे कैलकुलेट करके वैल्यू आता है ना भाई, वो एक वैल्यू होगा। मान लेते इससे कैलकुलेट करके हमारा आता है 10 kg मीटर, 10 kg मीटर। अब मैं उन्होंने ये चीज बोला कि देखो इसको कैलकुलेट, अगर तुम सिंगल कैलकुलेट करते हो तो एक वैल्यू आता है। तो एक ऐसा काम करो कि सारे बॉडी को एक ऐसी जगह पे लोकेट कर दो, सारे बॉडी को एक ऐसी जगह पे लोकेट कर दो कि उस मास को और उस लोकेशन को अगर मल्टीप्लाई करें तो इनके बराबर आ जाए। यानी जितना इंडिविजुअल आप कैलकुलेट किए हो वही किसके बराबर आ जाए, इसको रिप्लेस करने के बाद। तो यहां से ये चीज पता चला कि मास ऑफ द बॉडी लिख लो और RCM एक ऐसा लोकेशन पे रिप्लेस कर दो जहां से क्या होगा, इन दोनों का मास मोमेंट क्या होगा, बराबर होता है। तो जिस पॉइंट को हम लोग जिस पॉइंट पे रिप्लेस करते हैं उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का अगर हम कैलकुलेशन देखेंगे तो RCM विच इज इक्वल टू, यहां पे क्या होगा, यहां पे देखेंगे m1 r1 प्लस में m2 r2 एंड इसको करेंगे सो ऑन। इसमें क्या होगा, mn rn डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना। यानी m1 m2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, टोटल मास। या फिर इसको ऐसे भी लिख लो यार, तुम लोग गड़बड़ा जाओगे। क्या लिखेंगे, m1 m2 m3 डैश डैश mn। तो ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो फॉर्मूला हम लोग ये चीज देखें, फॉर्मूला हमारे पास क्या है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पर क्या है, एक प्रकार का लोकेशन होता है जहां पे टोटल मास को क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये चीज देखिए, अब हमें ये चीज पता है कि ये हमारे पास क्या है, यही एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, और ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। तो ये हमारा वाई एक्सिस और ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस। तो हम क्या करेंगे, एक प्रकार का पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, यानी एक कोई भी पॉइंट हमारा, और उसको यहां से हम लोग लिख लेते हैं, यानी उसका लोकेशन हम लोग देख लेंगे। ये हमारे पास हो गया। तो इसे हम लोग कहा मास से रिप्लेस कर दे और इसी चीज को हम लोग बोलेंगे RCM। RCM का मतलब ये हो गया यहाँ पे कि पोजीशन ऑफ ए मास। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग क्या है, सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास सबसे पहले क्या होता है कि हर एक बॉडी का अलग अलग होगा, हर एक पॉइंट का, मैंने हर एक मास का अलग अलग होगा। तो अगर मैं ये चीज बोलूं कि सिंगल पॉइंट है हमारे पास, यानी सिंगल मास है, उस सिंगल मास का उस सिंगल मास का मतलब सेंटर ऑफ मास कहां होगा, वो चीज हम अगर कैलकुलेट करना है तो हम ये चीज बताएंगे। अगर सपोज मान ला कि हमारे पास सिंगल मास है, सिंगल मास का मतलब ये होता है कि इसके इधर वाला एक भी नहीं होगा, इसके इधर वाला एक भी नहीं होगा। तो अब इस मास को अगर हम लोग काट देंगे तो RCM का वैल्यू कितना होगा, R1। यानी कहने का मतलब है कि जहां पे वो पॉइंट है, यानी यहाँ पे जो सिंगल मास है, ये सिंगल पॉइंट है, वहीं पे उसका क्या है, सेंटर ऑफ मास है। अब जाहिर सी बात है कि अगर सपोज मान लो कोई हमारा एक पॉइंट है तो पॉइंट का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, पॉइंट ही होगा, तो वहीं पे होगा। तो जहां पे एक सिंगल मास का जो सेंटर ऑफ मास होता है वहीं पे होता है जहां पे उसका पोजीशन होता है, तो वहीं पे सेंटर ऑफ मास होता है। लेकिन अगर आपसे ये चीज पूछा जाए कि टू पार्टिकल का सिस्टम ऑफ मास कहां होता है, तो टू पार्टिकल का सिस्टम ऑफ निकालने के लिए हम क्या करें, निकालते हैं। तो यहां से अगर हम लोग बोले हैशटैग कि COM सेंटर ऑफ मास, COM सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल, दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि दो पार्टिकल का पूछ रहा है, तो दो पार्टिकल को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर कर लेते हैं। दो पार्टिकल को कंसीडर करने का मतलब ये हो गया कि इसको बोलते हैं M1 और इसको बोलते हैं M2। तो इसको बोलेंगे M1, उसको बोलेंगे M2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ऐसे और ऐसे
तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, आर। तो m1 m2 क्या है, हमारे पास दो मास है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारे पास कितना है, r है। अब हमें क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। तो सबसे पहली बात है कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन हम कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका क्या है। तो यहां पे तो हमको ओरिजिन दे रखा था, लेकिन यहां पे ओरिजिन नहीं दे रखा है, तो हम ये चीज बोलेंगे कि अगर हमको ओरिजिन नहीं दिया है, हमें ये चीज पता है कि सेंटर ऑफ मास तो दो मास है, तो सेंटर ऑफ मास होगा तो किसी स्पेस में होगा, इसी स्पेस में कहीं ना कहीं होगा, है ना, लेकिन हमें नहीं पता है। लेकिन हम आपको ये चीज बोलेंगे कि हम क्या बोल रहे हैं कि सपोज मान लेते हैं कि हम सेंटर ऑफ मास पे बैठ के ही सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट कर रहे हैं, समझे। मान लें यहां पे हम सेंटर ऑफ मास, ये एक मास है, ये एक मास है, दो मास है। अब दो मास का सेंटर ऑफ मास हमें नहीं पता है कहां है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि हम सेंटर ऑफ मास पे ही खड़े हैं। अगर हम सेंटर ऑफ मास पे खड़े होकर सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कितना होगा, 0, क्योंकि उसी पॉइंट पे खड़े होकर उसी पॉइंट को कैलकुलेट करोगे तो 0 होगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं बोलूंगा कि ओरिजिन कहां है, एट सेंटर ऑफ मास, तो मैं बोलूंगा ओरिजिन एट COM। ओरिजिन हमारे पास क्या है, COM, यानी सेंटर ऑफ मास पे हमारा क्या है, ओरिजिन है। अब मैं सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन करेंगे, इसका मतलब यह है कि RCM का वैल्यू कितना होगा, RCM का वैल्यू कितना होगा, 0, यानी यहां करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म कितना हो गया, 0, और इसको यहां से फेंकेंगे तभी क्या होगा, 0। इसका मतलब है कि RCM M1 R1 प्लस में M2 R2 एंड सो ऑन MN RN डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2 एंड सो ऑन MN, ये हो गया। अब मैं बोलूंगा ये हमारे लिए क्या हो गया, 0 हो गया। अगर इसे करेंगे तो भी क्या होगा, 0 हो जाएगा, ये भी इधर जाएगा। अब मैं ये चीज देखूंगा कि हमें क्या है, दो पार्टिकल है, यानी M1 और M1, ये वाला तो नहीं है हमारे पास, दो पार्टिकल M1 R1 M2 R2, बस यही है। तो मैं ये चीज बोलूंगा यहाँ पे कि M1 R1 है ना प्लस में M2 R2। अब यहां से इसको हम लोग विच इज इक्वल टू कितना होगा, 0, यानी यहां से देखेंगे कि M1 R1 है ना, M1 R1 माइनस में M2 R2। तो हमारे पास जो रिजल्ट आया है वो हमारे पास क्या आ रहा है कि M1 R1। तो यही चीज को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मिटाते हैं और फिर आपको हम समझाते हैं। तो कैसे समझा रहे हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि देखिए हमारे पास जो रिजल्ट आया है, क्या आया है कि M1 R1 विच इज इक्वल टू माइनस में M2 R2, ये है हमारे पास। अब R1 R2 क्या है, तो सेंटर ऑफ मास से बैठ के R1 का पोजीशन है, R2 क्या है, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के M2 का पोजीशन है। तो R1 R2 क्या है, सेंटर ऑफ मास से M1 M2 का डिस्टेंस है। अब इन दोनों को देखिए, M हमारे पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है जो कि पॉजिटिव है ना। तो इन दोनों की वजह से देखेंगे तो ये सिर्फ एक नोमेरिकल वैल्यू को क्या देता है ना। लेकिन ये देखिए R1 के साथ माइनस लगा है, इसका मतलब ये है कि R1 के R2 अपोजिट होगा, क्योंकि M1 M2 क्या है, एक प्रकार का पॉजिटिव है। पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि ये सिर्फ क्या करेगा, इसके वैल्यू में क्रिएट करेगा। लेकिन R1 इज इक्वल टू माइनस में R2, इसका मतलब यहां पे ये चीज समझ में आ रहा है कि R1 जो है वो R2 के अपोजिट डायरेक्शन में है, कि R1 अगर ऐसे है तो R2 ऐसे होगा। मान लेते हैं कि यहां सेंटर ऑफ मास है, तो R1 अगर ऐसे है तो R2 हमारा ऐसे होगा। अब इसको रिजल्ट देख के हमें ये चीज पता चल रहा है कि माइनस का मतलब ये है कि 180 डिग्री है, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे है, तो कितना हो गया 180 डिग्री। इसका मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है इन्हीं दो पॉइंट के बीच में होगा। सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इन दोनों के बीच में होगा। अच्छा, एक बात हमें समझ में आया कि सेंटर ऑफ मास इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग में होगा और इन दोनों के बीच में ही होगा, क्योंकि एक इधर है और एक इधर है। दूसरी बात हमारा ये चीज होता है कि M1 R1 विच इज इक्वल टू M2 R2, यानी मास और उसका पोजीशन, यानी जो मास है और सेंटर ऑफ मास से उस मास का डिस्टेंस, और फिर क्या है दूसरा मास और दूसरे मास का पोजीशन कहां से, सेंटर ऑफ मास, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो क्या है, बराबर। अब इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर है, यहां से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां से आपको यह समझ में आ रहा है कि अगर मैं बोलूंगा कि मास ज्यादा तो R कम, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होना चाहिए। मैं बोलूंगा अगर R ज्यादा तो मास कम, यानी जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा R
कम रहेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होकर इसके बराबर आएगा। तो यहां से हमको ये चीज पता चल रहा कि मास जो होता है, जिसका मास ज्यादा होता है उसके पास सेंटर ऑफ मास होता है, क्योंकि अगर मास ज्यादा होगा तो आर कम होगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर होगा, है ना। तो यहां से हम ये चीज लिखेंगे, 2-3 पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल लाई बिटवीन टू पार्टिकल, है ना। दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास उनके बीच में ही लाई करता है। तो यहां से हम ये लिखेंगे कि COM, पहले ये चीज लिखते हैं, अच्छा पहले इसी चीज को लिखते हैं यहां से। तो एक चीज हमको ये पता चल गया कि ये क्या है M1 और M2, और यहां पे देखेंगे ऐसे। तो यहां से अगर मैं बोलूं ये हमारा R2 और ये हमारा क्या है R1, तो इसी चीज को तो हम लोग ये क्या बोल रहे हैं, इसी चीज को बोल रहे हैं COM, यानी ये हमारा क्या है C1। तो सेंटर ऑफ मास हमारा पर क्या होगा, ये है हमारा सेंटर ऑफ मास, यानी हम ये चीज देखेंगे तो सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में ही क्या करता है, लाई करता है, जिसको बोलते हैं COM, है ना। तो ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ मास। तो हम यहां से ये चीज देखेंगे, लिखेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल COM, यानी सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल lies between line joining, lies between line joining, line joining two particle, line joining of two particle, है ना। ये हमारे पास हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या होगा, वो चीज देखिएगा कि सेंटर ऑफ मास जो होता है वो हेवियर मास के पास होता है और लाइटर मास के दूर होता है। तो मैं लिखूंगा कि COM लाइज नियरेस्ट, COM ऑफ टू पार्टिकल, COM ऑफ टू particle lies nearest of heavier mass but far away of lighter mass, lighter mass से दूर होता है, लाइटर मास से दूर होता है, अवे ऑफ लाइटर मास, बट फार अवे ऑफ लाइटर मास, लाइटर मास से दूर होगा पर इसके क्या हो जाता है, हेवियर मास के पास होगा। अब इसको कैसे समझने की कोशिश करते हैं। अब ये चीज हो गया, लेकिन अगर सपोज मान लेते हैं हमें वो कैलकुलेट करना होगा, यानी R1 R2 अगर हमको कैलकुलेट करना होगा कि R1 से कितना दूर पे है सेंटर मास या R2 से कितना दूर पे है सेंटर मास, तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है M1 R1 इज इक्वल टू माइनस में M2 R2। अब हमें R1 R2 हमें नहीं पता है ना। अब क्योंकि सिंगल इक्वेशन है तो हम इसमें क्या करते हैं, दो वेरिएबल को नहीं सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, उस चीज को कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं कि आखिर दो हमारे पास पार्टिकल है तो उनको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, उस चीज को देखने की समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम ये चीज बोलेंगे कि सपोज मान हम क्या करते हैं कि दो पार्टिकल को कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि हम क्या करना है, उसका लोकेशन देखना है, यानी M1 से कितना होगा M2 से कितना होगा, उस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हम क्या करेंगे कि दो मास को कंसीडर कर लेते हैं। इसको बोलते हैं कि ये हमारा M1 मास है और इसको बोलते हैं कि ये हमारा कितना है M2 मास है। ये है M1, ये है M2, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है हम उसे मान लेते हैं क्या, R। तो ये हो गया इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा R हो गया। अब हमें ये चीज पता है कि अब हमें सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चाहिए, कहां से, R1 से और R2 से। तो मैं ये ऐसे बोलूंगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हमें क्या चाहिए, R1 R2 का नहीं, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चाहिए, कहां से, R1 से और R2 से। तो मैं बोलूंगा COM फ्रॉम M1, यानी M1 से सेंटर ऑफ मास की दूरी कितना होगा उस चीज को देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, COM विच इज इक्वल टू M1
R1 प्लस में M2 R2। अब चूंकि दो मास है तो दो ही मास को लिख लेते हैं, फालतू में टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना। तो अब इस चीज को देखिए, हम क्या बोले उस चीज को देखने की कोशिश कीजिए कि ये M1 है और R1 है ना। तो M1 R1 क्या है, ओरिजिन से है। तो अब ये चीज देखिए कि अगर हम यहीं पे बैठ के मैं बोलूंगा कि यहीं पे बैठ के हम सेंटर ऑफ मास को देखेंगे, तो अब मैं बोलूंगा कि यही हमारा क्या है, ओरिजिन हो गया। तो ये हमारे लिए क्या है, ओरिजिन हो गया। तो यहीं पे बैठ के R1 पे बैठ के R1 को ही लिखेंगे तो वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमारा ओरिजिन कितना है, R1 पे, इसका मतलब ये हो गया 0। दूसरा हमारे पास क्या है कि यहां पे बैठ के अब दूसरे वाले को देखेंगे तो हमारे पास दूसरे का मास कितना है, M2, और उस ओरिजिन से इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो एक्चुअल में R है, डिवाइडेड बाय कितना होगा, M1 प्लस में M2, विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, M2 बाई R, M1 प्लस में M2। तो यहां से इस फॉर्मूला को हमें क्या करना है, याद रखना है। यानी कि सेंटर ऑफ मास जो होगा यानी RCM जो होगा वो कितना हो गया, M2R डिवाइडेड बाय M1 प्लस में M2। अब इसको हम कैसे याद रखते हैं, हम ऐसे याद रखते हैं कि हम ये जो बोलेंगे सेंटर ऑफ मास कहां से होगा, अगर मैं इस चीज को बोलूंगा कि 1 से, तो क्या होगा, दूसरे वाले का मास यानी 1 से हमें क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, तो दूसरे वाले का मास उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना। मैं ये चीज बोलूंगा कि हमें सेंटर ऑफ मास M1 से चाहिए, तो हम उसको कैसे लिखते हैं, तो दूसरे का मास उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब मैं इसी चीज को बोलूंगा कि यहां से कि COM फ्रॉम M2, हमें क्या कहें, सेंटर ऑफ मास M2 से चाहिए। अगर सेंटर ऑफ मास M2 से चाहिए यानी हमारा ओरिजिन कहां सेट कर दिए, तो हमारा ओरिजिन हम जो सेट किए हैं वो M2 पे सेट कर दिए हैं। तो मैं बोलूंगा कि RCM विच इज इक्वल टू कितना हो गया, M1 R1 प्लस में M2 R2 प्लस में M3 R3 M3 क्या होगा, दो ही तो मास है तो ही हो गया, डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2 विच इज इक्वल टू M1 कौन है। अब मैं बोलूंगा कि M1, तो M1 हमारा क्या हो गया, मास, और R1 क्या है, M1 का डिस्टेंस, तो ये इस ओरिजिन से इसका डिस्टेंस कितना होगा, वो है हमारा R डिवाइडेड बाई M1 प्लस में M2। अब ये चीज देखिए, इसको बोलेंगे CM कहां से, 2 से। अब हमारा जो फॉर्मूला आ रहा है, हमारा फॉर्मूला क्या आ रहा है उस चीज को देखिए कि यहां से अगर हम बोले तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया कि यानी कहने का मतलब कि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन दूसरे वाले मास की वजह से पहले का मास उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास। मैं बोलूंगा कि सेंटर ऑफ मास कहां है, दूसरे वाले मास से सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कैसे होगा, उस दूसरे वाले का मास उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये ऐसा हो जाएगा, हम लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं पहले, उसके बाद से देखते हैं। तो मैं ये चीज बोलूंगा क्या है कि सपोज मान लेते हैं कि दो पार्टिकल है, तो इसको बोलते हैं M1 जिसकी वैल्यू 2 kg है, मास है जो कि 2 kg है, और लेट सपोज मान लेते हैं कि ये यहाँ पॉइंट है। अब मैं बोलूंगा ये हमारा मान लेते हैं M2 है जिसके वैल्यू कितना होता है, 18 kg मान लेते हैं, या फिर इसको 8 kg मान लेते हैं। ये कितना हो गया, 8 kg। और मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना हो गया, वो हमारे मान लेते हैं कितना है, 10 मीटर, है ना, 10 मीटर। तो मैं ये चीज पूछूंगा कि फाइंड द पोजीशन ऑफ COM फ्रॉम M1 एंड M2, यानी M1 M2 से हमें क्या करना है, COM का पोजीशन निकालना है। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आपके सामने हमको चीज दिख रहा है कि यहां से अगर हम लोग बोले इससे करके यही आया है, इससे करके यही आया है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट कैसे यूज करेंगे, और आपको भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि जब भी दो पार्टिकल दे तो उसको हम लोग कैसे, उसका सेंटर ऑफ मास या फिर उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको यहां से देखो ये चीज, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, सॉल्व करती है। सबसे पहली बात है कैसे सॉल्व करेंगे, हमें पास अगर हम मैं बोलूं कि M1 और M2, तो M1 से हमको चाहिए यानी कि लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास M1 मास से चाहिए, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसमें हम लोग ये है फॉर्मूला हमारा, M1 R
डिवाइडेड बाई m1 प्लस में m2, है ना, m2। तो सबसे पहली बात है m1 कितना है, तो m1 कितना है 2 kg, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर, और टोटल मास कितना है, ये है 2 kg, ये है 8 kg, तो कितना हो गया 10 kg। तो इन दोनों को काट देंगे तो कितना आ गया हमारे पास 2। तो नहीं, m1 से चाहिए ना, तो दूसरे वाले का मास, सॉरी यहां से देखिए दूसरे वाले का मास, ये यहां पे चाहिए तो दूसरे वाले का मास, तो दूसरे वाले का मास कितना है 8, तो यहां से आएगा हमारा 8। हम समझ गए हैं, कैसे समझ गए हैं, हमको रिजल्ट याद है। रिजल्ट क्या याद है कि हमेशा हेवियर मास के पास क्या होगा, सेंटर ऑफ मास होगा। अब चूंकि हमारा हेवियर मास है तो ये क्या है हेवियर मास, यानी सेंटर ऑफ मास इसके पास होगा। तो अगर सपोज मान ले 2 मीटर पे है तो 2 मीटर का क्या होता है, इसका मतलब यानी 8 मीटर पे ये है, तो ये गलत हो रहा है, क्या है, तो ये तो हेवियर मास से दूर ज्यादा, तो हम समझ गए यहाँ से, तो ये हमको भी याद रखना है। तो ये पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट क्या चाहिए, COM क्या चाहिए दूसरे वाले का। तो दूसरे वाले का अगर हमको चाहिए तो हम कैसे निकालते हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये है यानी हाँ, तो यहां से देखिए अब मैं बोलूंगा कि दूसरे वाले का मास चाहिए, तो पहले का क्या है मास, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय m1 प्लस में m2, ये चीज हो गया। अब हमारे पास दूसरे वाले का मास कितना है, यहां पे बैठेंगे तो ये हमको चाहिए तो 2, और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस वो कितना है 10 डिवाइडेड बाय क्या है टोटल मास, तो वो कितना हो गया 10, यहां से काट देंगे तो हमारे पास कितना आ गया है 2। अब ये चीज देखिए, अब रिजल्ट हमें यहां से मैच कर रहा है, इन दोनों में से हेवियर कौन है, तो इन दोनों में से हेवियर ये है, तो इसका मतलब ये है कि इससे कितने दूर पे सेंटर ऑफ मास है 2 मीटर पे। अब मैं बोलूंगा ये कितना है 2 kg, तो इससे सेंटर ऑफ मास कितना है 8 मीटर पे। इसका मतलब ये है कि यहां से अगर हम ये चीज बोले तो ये हमारा कितना है m1 जो कि 2 kg का है, और ये हमारा कितना है m2 जो कि 8 kg का है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है हमारा वो है 10 मीटर। अब m1 से कितना दूर पे है 8 मीटर पे, यानी कुछ ऐसे। तो ये चीज देखिए क्या कि कम वाले से दूर है, तो कम वाले से क्या है दूर है सेंटर ऑफ मास 1 से, और यहां से देखेंगे तो ये क्या है हेवियर वाले के पास है ना, तो हेवियर वाले के पास होता है, लेटर वाले के दूर होता है, यहां से प्रूफ हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं कि इसको और कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हमारा एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, सेकंड क्वेश्चन ये बोलता है कि फाइंड द COM फ्रॉम ओरिजिन, है ना, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का लोकेशन बताइए। अब सबसे पहली बात है कि उन्होंने अच्छा कुछ दे रखा है, क्या दे रखा है, एक मिनट, ये कितना है 0,0, है ना, इसको बोलते हैं y एक्सिस और इसको बोलते हैं x एक्सिस। अब उन्होंने क्या दे रखा है कि यहाँ पे एक m मास है और यहाँ पे भी क्या है एक m मास है, और इनको दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है l लेंथ है, यानी एक्स एक्सिस ये है, y एक्सिस ये है। एक्स एक्सिस पे एल लेंथ पे एक मास रखा है, y एक्सिस पे एल लेंथ पे एक मास रखा हुआ है, और उन्हें पूछा है कि इन सेंटर ऑफ मास क्या होगा इन दोनों का, है ना। अब कैसे निकालेंगे, तो सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जेन्युइन फॉर्मूला तो यही है ना, तो इसी को लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या है कि RCM विच इज इक्वल टू m1 r1 प्लस में m2 r2 डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस में m2, है ना। ये अब सबसे पहली बात m1 क्या है हम इसको देखते हैं, तो इसको मानते हैं m1 की जगह पे लिखेंगे m, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो ये हो गया l, उसके साथ साथ क्या लिखना है इसको यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो साथ में हम लोग लिखेंगे। अब चूंकि यहाँ पे तो एक ही लाइन में है, अब यहाँ पे एक लाइन में नहीं है, ये एक्स एक्सिस में, ये है वाई एक्सिस में, तो जब भी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में होना तो हमें उसको उसके डायरेक्शन के साथ लिखना है, तो ये लिखेंगे प्लस, ये हो गया m। अब ये हमारे पास कितना है वाई एक्सिस में, तो इसको लिखेंगे l और इसको लिखते हैं जे डिवाइडेड बाय m1 और m2, ये हो गया m1 प्लस में m2। तो यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे कि m li प्लस में m
एल जे डिवाइडेड बाई 2m, m से m कट गया तो यहाँ से होगा एल आई प्लस में एल जे डिवाइडेड बाई 2, एल डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये है, यहाँ से अगर हम लोग ये देखें कि एल बाई 2 आई कैप प्लस में एल बाई 2 इंटू जे कैप, यानी कि ये हमारा क्या है, एल लेंथ पे है, तो जो हमारा सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एक्स एक्सिस में एल बाई 2 पे होगा और वाई एक्सिस में भी क्या होगा, एल बाई 2 पे है। तो ये हमारा क्या है, मास का लोकेशन, जो कि कितना दूरी पे है, एल लेंथ पे। लेकिन ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ये हमारा एम है, ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास इन एक्स एक्सिस। तो मैं बोलूंगा एक्स सी एम होगा एक्स एक्सिस में, जो कि कितना दूरी पे है, वो है एल बाई 2 डिस्टेंस पे। इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है, वाई सी एम, यानी वाई एक्सिस में क्या है, ये हमारा एल है, तो वो हमारे लिए कितना है, वो है हमारा एल बाई 2 डिस्टेंस पे। तो यहां से ये चीज देखेंगे। अब हम कैसे इसको ड्रॉ करें, तो एक बात हमें पता है कि जब भी दो मास होता है तो सेंटर ऑफ मास उन दोनों मास के बीच में लाई करता है। सेंटर ऑफ मास जो होता है इन दोनों के बीच में लाई करता है, यानी इन दोनों के बीच का लाई करने का मतलब ये हो गया कि कुछ ये हो गया, ये हो गया, नहीं सॉरी, इन दोनों का मास है ये, तो इन दोनों के मास के बीच में करेगा, तो वो कुछ ऐसे करेगा। तो ये हमारा पास क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन। तो ये हो गया आर सी एम, ये हो गया आर सी एम। तो आर सी एम निकाल लेंगे ना, ये हमें पता है, ये पता है, तो इसका रिजल्टेंट निकाल लेंगे। तो आर सी एम अगर हमको निकालना हो, तो आर सी एम का जो रिजल्ट निकालना हो, क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ना, इसका फॉर्मूला अगर एल बाई 2, अब इसका क्या करेंगे, आई और जे रहता है तो इसका रूट निकाल लेते हैं। रूट निकाल लेंगे, तो यहां से अगर देखें तो आएगा एल बाई 2 रूट 2, तो यहां से होगा एल रूट 2, नहीं एक मिनट, एल बाई 2, हाँ ठीक, यहां से ले लेंगे तो दोनों के एल स्क्वायर कॉमन, तो एल बाई 2, तो ये आएगा रूट 2। तो इसको अगर हम लोग काट देंगे तो एल बाई रूट 2 नीचे आ जाएगा, है ना, तो एल बाई रूट 2। तो ये हमारे पास किसका लोकेशन है, सेंटर ऑफ मास का। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, थोड़ा सा इसमें से एक अच्छा क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया, वो क्या है उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, दो एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस है। अगर सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक 5 kg का एक मास रखा हुआ है ना, जिसका लोकेशन हमारे हिसाब से 4,0 है ना, 4,0। सेम सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक मास है जो कि 5 kg का है और उसका लोकेशन कितना है, 0,4। तो ये हमारा क्या है कि एक्स एक्सिस में 5 पे रखा है और वाई एक्सिस में 5 पे रखा है। अब उनका क्या करना है कि फाइंड द, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड particle, find the location of third particle so that, find the location of third particle of mass, यानी जिसका मास जो है वो 5 kg, हम मान लेते हैं ऑफ मास 5 kg, ऑफ मास 5 kg एंड रिजल्टेंट ऑफ, या फिर एंड लोकेशन ऑफ, find the location of third particle of mass 5 kg so that location of COM is कितना होगा, क्या मान लेते हैं जो मानना है 2,-2। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्या है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। हमारे पास क्या है, दो एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब ये दो एक्सिस पे एक
4 मीटर पे जाके 5 केजी रखे और 4 मीटर पे जाके 5 केजी रखे, है ना। इन्होंने क्या बोला है कि यह एक्स एक्सिस, यह एक्स एक्सिस, यहां से 4 मीटर पे जाके 5 केजी का मास रखे हैं, इसके ऊपर 4 मीटर पे जाके 5 केजी का मास रख दिया। लिखा है फाइंड द लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टिकल, यानी कोई इसके अलावा, ये एक पार्टिकल, ये दो पार्टिकल, इसके अलावा एक और पार्टिकल है जो थर्ड पार्टिकल ऑफ मास 5 केजी, जिसका मास क्या है 5 केजी है, सो दैट लोकेशन ऑफ COM इज 2.2 माइनस 5। यानी कहने का मतलब कि थर्ड पार्टिकल को कहां रखा जाए ताकि सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कितना होगा 2 माइनस 2 पे आए, है ना, 2 और -2 पे आए। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते हैं। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहली बात है कि हम इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या है, RCM विच इज इक्वल टू M1 R1 प्लस में M2 R2, है ना, प्लस में M3 R3 डिवाइडेड बाई M1 M2, ये हमारा कितना हो गया M3। ये हमारे पास क्या हो गया, एक प्रकार से मतलब कि ये हमारे पास का एक प्रकार का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अच्छा ठीक, अब इसमें सारे समय क्या होगा, वैल्यू को पुट करना है। सबसे पहली बात है कि इसको मानना है M1, तो इसको हो गया 5 केजी, और इसका लोकेशन कहां है, तो इसका लोकेशन है 4 में। तो अब हम 4 नहीं लिखेंगे, 4i लिखेंगे, क्योंकि x एक्सिस y एक्सिस दोनों का खेल है, तो दोनों का खेल है तो डायरेक्शन के साथ रखेंगे। दूसरा पार्टिकल क्या है ये, अब ये भी कहां है 4j में, तो ये भी लिखेंगे 4j में, प्लस में थर्ड पार्टिकल। अब थर्ड पार्टिकल को कहां रखा जाए यही हमको निकालना है, लेकिन उसका मास हमें दे रखा है, तो हम उसको ये चीज बोल सकते हैं क्या कि मान लेते हैं कि वो x में i रखा है और y में j रखा है। तो मान लेते हैं कि वो x एक्सिस पे x डिस्टेंस पे रखा है, y एक्सिस पे y डिस्टेंस पे रखा है। टोटल मास हमारे पास कितना होगा, टोटल मास होगा हमारा कितना आएगा 5 + 5 + 5। तो यहां से अगर ये चीज देखें तो सारे 5 को क्या कर सकते हैं हम लोग यहां से निकाल सकते हैं। तो ऊपर हमारा कितना बचेगा 4i प्लस में 4j प्लस में xi प्लस में xj डिवाइडेड बाय 1 1 कितना हो गया 3। अच्छा 1 1 3। अब यहां पे देखिए RCM भी हमें दे रखा है। RCM हमें क्या दे रखा है, RCM हमें दे रखा है कि 2i माइनस में 2j, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन उन्होंने दे रखा है 2 - i, तो ये लिखेंगे 2i माइनस में 2j। अब इसको इससे मल्टीप्लाई तो कितना होगा 6i और 6j विच इज इक्वल टू 4i प्लस में 4j प्लस में xi प्लस में xj, है ना, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको पता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों एक्सिस क्या होगा बराबर होगा, यानी जितना x एक्सिस में इधर होगा वही उतना ही x एक्सिस में उधर होगा, जितना y एक्सिस में उधर होगा दूसरा y एक्सिस में उधर होगा। तो हम क्या करेंगे लेट्स कंपेयर, तो मैं बोलूंगा लेट कंपेयर, हम क्या करेंगे इसको कंपेयर कर लेंगे। तो ये है x एक्सिस का ये और ये और ये, यानी 6 क्या होगा 4x, तो यहां से बोलेंगे x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 2, यानी कहने का मतलब है कि वो थर्ड पार्टिकल जो है वो x में कितना होगा 2 मीटर पे रखा होगा। उसी तरह y को कंपेयर करेंगे, है ना, तो y को अगर कंपेयर करेंगे तो ये कितना है माइनस में 6, तो ये कितना होगा 4 प्लस में x है, ये कितना है y है, तो ये कितना होगा y, तो इसको इधर फेंकेंगे तो y इज इक्वल टू कितना होगा माइनस में 10। इसका मतलब ये है कि जो लोकेशन आएगा तो मैं बोलूंगा लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टिकल, लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टिकल इज, वो कितना होगा, वो होगा हमारा, वो होगा कितना 2i और माइनस में 10j, ये होगा लोकेशन ऑफ थर्ड पार्टिकल। तो अब यहां पे अगर आप रखोगे तो रिजल्टेंट जो होता है सेंटर ऑफ मास कितना होगा 2 - 2 पे आएगा, है ना, ये चीज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये तो हमारा क्या हो गया छोटा छोटा मास के बारे में हम लोग पढ़ते थे। अब हम लोग सपोज मान लेते हैं कंटिन्यूअस बॉडी के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। कंटिन्यूअस बॉडी का मतलब ये हो गया कि सपोज मान ले ये मार्कर का सेंटर ऑफ मास का होगा, या फिर सपोज मान लेते ये हमारे पास डब्बा है तो इस डब्बे का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है कि पूरा बॉडी हो, तो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो उस चीज को समझने के से पहले हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि जो मास होता है ना, मास आखिर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, यानी कहने का मतलब है कि ये हमारे पास लेंथ है, तो इस लेंथ में मास का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, एक स्फीयर है तो स्फीयर में मास का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन सारे चीज को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे हेडिंग डालेंगे कि COM ऑफ
COM ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, है ना। कंटिन्यूअस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे होगा, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक टर्म को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म होता है उसको पढ़ेंगे लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी पहला हो गया। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब ये होता है कि जो मास होता है ना, मास एक लाइन में हो। लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में, है ना। जैसे सपोज मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई को कंसीडर नहीं करेंगे, एक लाइन को कंसीडर करेंगे। यानी जो मास होता है पूरे एक लाइन में होता है, उसको बोलते हैं लाइन में। यानी कहने का मतलब एक तार है ना, तार के ऊपर तार का तो मास होता है, तो जो तार होता है ना उसी को क्या बोलते हैं, लाइन। यानी उसमें जो मास पर यूनिट लेंथ कितना, उसी चीज को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। तो इसको बोलते हैं मास, इसको बोलते हैं मास पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ, है ना, मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब यह है कि लैम्डा इज इक्वल टू dx बाई dm बाई dx, dm बाई dx। तो लैम्डा इज इक्वल टू dm बाई dx। अब इसको कैसे समझेंगे, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक प्रकार का रड है ना। तो इस रड पे हम लोग क्या करेंगे, पूरे रड पे हम लोग क्या करते हैं, मास को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये हमारा एल लेंथ का अगर रड है, मान लेते हैं ये एल लेंथ का कोई रड है, तो पूरे रड पे मान लेते हैं एम मास को क्या करें हम लोग, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो इसमें वो बोलेंगे कि एक लाइन में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, यानी पूरे एल लेंथ में एम मास डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसका लीनियर मास डेंसिटी कितना होगा। तो मैं बोलूंगा किसी भी एक्स डिस्टेंस पे गए, है ना, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा dx को कंसीडर कर लेते हैं। छोटा सा dx का मतलब हो गया ये। तो ये हमारे पास क्या है, x में गए, x में जाके छोटा सा dx कंसीडर कर लेते हैं। इस छोटे से dx में क्या होगा, छोटा सा dm। तो लेमडा को हम क्या लिखते हैं, इस छोटे से मास को इस छोटे से लेंथ से डिवाइड कर देते हैं। इसी चीज को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, यानी छोटे से मास को छोटे से लेंथ में डिवाइड करते हैं, तो इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। अब जो दूसरा होता है हमारा, उस चीज को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, यानी एक पूरे सरफेस में कितना मास को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी। तो मैं यहां इससे लिखूंगा क्या है, जो दूसरा आएगा सरफेस मास डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस मास डेंसिटी। और डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हो और डेंसिटी भी लिख सकते हो, इसी चीज को बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि इसको सबसे पहले है सिग्मा से डिनोट करते हैं। जैसे इसको लेमडा से डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा से बोलते हैं। इसको बोलते हैं सरफेस मास पर यूनिट सरफेस, मैं बोलूंगा मास पर यूनिट एरिया, है ना, एरिया या सरफेस एरिया बोल दो, सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसे रेक्टेंगल है कोई सा भी, है ना। तो ये हमारे पास रेक्टेंगल है, इस पूरे रेक्टेंगल में हम अगर मास को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, मान लेते हैं ये क्या है, एम मास है ना, पूरे एरिया में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। तो पूरे मास को पूरे एरिया में जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं मास पर यूनिट एरिया। तो मैं बोलूंगा अगर सपोज मान लेते हैं यहां से किसी भी, अगर हम एक्स डिस्टेंस पे जाते हैं, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे गए और एक्स डिस्टेंस पे जाके मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे गए और छोटा सा dx को कंसीडर कर लेते हैं, छोटा सा dx को कंसीडर कर लेते हैं, x पे जाके छोटा सा dx कंसीडर कर लेते हैं, और ये है l। तो मैं ये चीज बोलूंगा कि सिग्मा क्या होगा, इस छोटे से dx में एक छोटा सा मास होगा। अरे कितना होगा, ये छोटा सा मास होगा ना जी, इस छोटे से मास। तो मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि इस छोटे से मास को, है ना, इस छोटे से एरिया से डिवाइड करते हैं, तो एरिया कितना होगा, इसका लेंथ इंटू dx, यही तो हो गया एरिया। तो यहां से हम लोग ये चीज देखते हैं कि मास पर यूनिट लेंथ को ही क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो इसे बोलते हैं सिग्मा, यानी मास पर यूनिट लेंथ, ये चीज हो गया। और जो तीसरा होता है हमारे पास, उस चीज को बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी, है ना। वॉल्यूम डेंसिटी मतलब लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी मतलब वॉल्यूम, मतलब पूरे वॉल्यूम में क्या होता है, मास डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम डेंसिटी। तो इसको बोलेंगे वॉल्यूम
वॉल्यूम डेंसिटी का मतलब ये हो गया कि सपोज मान लेते हैं कि एक प्रकार से हम क्या करें, एक स्फीयर को कंसीडर कर लें, अरे कर लिए, तो इस स्फीयर में अगर हम लोग देखें तो इसका वॉल्यूम, अगर मान लें इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r, इसका मास कितना है m, तो इसका मैं ये चीज बोलूंगा इसका पूरा वॉल्यूम में कितना हो 4/3 पाई r क्यूब, इसका वॉल्यूम हो गया। इस पूरे वॉल्यूम में m मास क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग, इस सिग्मा हो गया तो इसको रो से डिनोट करते हैं जिसको बोलते हैं dm बाई dv। एक छोटा सा मास एक छोटे से वॉल्यूम में अगर डिस्ट्रीब्यूट होता है उसको बोलते हैं dv। अब ये चीज हमारे पास क्या हो गया, एक प्रकार का पैरामीटर जो हम लोग यूज करेंगे कहां, कंटिन्यूअस बॉडी में, सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी को कैलकुलेट करने में। अब उस चीज को देखिए हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यानी उसको कैलकुलेट करने का क्या तरीका है और उसको कैसे करते हैं। तो पहले इसको मिटाते हैं। सबसे पहली बात है कि मास मूवमेंट से ही हमारा सेंटर ऑफ मास आया था। सेंटर ऑफ मास को हम लोग कैसे निकाले थे, मास मूवमेंट से, है ना। तो उसका जो रिजल्ट आया था, सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 इंटू r1 प्लस में m2 r2 डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो यहां से एक चीज बोलेंगे कि हमारा क्या है कि अगर सपोज मान लें कोई सा भी RCM चाहिए, है ना, RCM मतलब कोई सा भी एक जनरल लोकेशन चाहिए सेंटर ऑफ मास का, विच इज इक्वल टू, वो क्या होगा, मास इंटू एक्स, मास क्या है, मास इंटू डिस्टेंस, मास मोमेंट डिवाइडेड बाय dm यानी टोटल मास। ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। चाहे आप x एक्सिस में, y एक्सिस में और z एक्सिस में, किसी एक्सिस में लगाइए कि RCM विच इज इक्वल टू dm मास, यानी छोटा सा मास इंटू उसका लोकेशन, कहां से, जिस ओरिजिन से आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, डिवाइडेड बाय टोटल मास, डिवाइडेड बाय टोटल मास, है ना। ये चीज हमें कैलकुलेट करना है। अब इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहली बात है, अच्छा इसमें हम लोग ये चीज देखेंगे, x एक्सिस में अलग लगाएंगे, y एक्सिस में अलग लगाएंगे और z एक्सिस में अलग लगाएंगे। अगर मान ली x एक्सिस में चाहिए तो यहाँ x लिख लेंगे, y एक्सिस में चाहिए तो y, z में चाहिए तो z। मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये जनरल है। अब हमें क्या करें, सबसे पहली बात किसको कैलकुलेट करें, हम एक रड को कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो मैं यहां से लिखूंगा क्या कि सेंटर ऑफ मास या फिर यूनिफॉर्म रॉड को कंसीडर करते हैं, यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M, मास M, जिसका लेंथ कितना है L है और मास कितना है M है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास एक लेंथ होगा जिसका चौड़ाई नेग्लिजिबल होगा और इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसका पूरा लेंथ कितना L है और इसका मास कितना है M है। अब हमें ये चीज पता है कि ये पूरा हमें क्या है, यूनिफॉर्म बोला है ना। यूनिफॉर्म मतलब कि एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहां से ये होगा इसका टोटल मास और इसका एक और चीज होगा जिसको बोलते हैं लेमडा। लेमडा का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो अब ये हमें दे रखा है जो कि यूनिफॉर्म है। अब हम इसको कैसे सोचेंगे या फिर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो देखिए हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली बात है कि इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए तो इसको यूज करेंगे। तो RCM विच इज इक्वल टू, अब हमको DM चाहिए यानी छोटा सा मास चाहिए इनटू उसका लोकेशन। तो हम क्या करते हैं कि यहां से x डिस्टेंस पे चले जाते हैं। जैसे हम x डिस्टेंस पे गए तो एक छोटा सा dx को कंसीडर करते हैं, यानी x पे जाके एक छोटा सा dx कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पहले क्या हो गया, ये हमारे लिए dx हो गया। x पे जाके छोटा सा dx करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वो हमारे लिए dm होगा। x पे जाके छोटा सा dm को कंसीडर करते हैं तो यहां से ये चीज आएगा इंटीग्रेशन, ये हमारे पास क्या होगा dm मास। तो dm मास को dm मास लिखते हैं इनटू उसका लोकेशन, वो उसका लोकेशन कितना है x डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू dm मास। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, यानी इस छोटे से मास को तो निकालेंगे, हमें पूरा मास को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, cm। अब छोटे पूरे को इंटीग्रेट करने के लिए m का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो हमें ये चीज पता है कि लेमडा इज इक्वल टू क्या था, छोटा सा मास डिवाइडेड बाय छोटा सा लेंथ। तो मैं यहां से अगर ये चीज बोलूंगा कि हमको क्या चाहिए, छोटा सा मास, तो ये dm इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू dx। तो ये यहां से हमको ये चीज पता है कि dm के जगह पे इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। तो dm को कैसे रिप्लेस करेंगे, तो dm को हम लोग रिप्लेस करेंगे लेमडा इंटू dx इंटू x डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू dx। कहां से कहां तक लिमिट लगाएंगे, तो x कहां से कहां वैल्यू होगा,
जीरो से लेके यानी इसको बोले x इज इक्वल टू जीरो से x इज इक्वल टू कितना होगा लेंथ यानी l तक, तो जीरो से l, जीरो से l। तो यहां से देखिए RCM जो होगा हमारा वो हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा लेमडा। लेमडा तो हमारा यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा, तो x इंटू डी एक्स, जीरो से l डिवाइडेड बाई लेमडा हमारा क्या आ गया बाहर आ गया x, कहां से कहां तक जीरो से l लेंथ। अब ये चीज हो गया, इसको हम लोग क्या करेंगे काट देंगे, तो x का इंटीग्रेशन कितना होता है x स्क्वायर, तो यहां से हम लोग बोलेंगे कि x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 जीरो से l, और नीचे में हमारा क्या था x था, तो x का इंटीग्रेशन x ही होता है, तो वो हमारे लिए कितना हो जाएगा x जीरो से l। तो यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे l के वैल्यू रख लेते हैं, तो l एक स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसको करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा l, तो l से l कट गया तो हमारे पास कितना होगा l बाई 2। तो यहां से बोलेंगे कि RCM ऑफ रॉड जो होगा वो हमारे लिए कितना होगा l बाई 2। और ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि अगर यूनिफॉर्म मास है, यूनिफॉर्म अगर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है तो इसका सेंटर ऑफ मास l बाई 2 पे ही आएगा और कहीं आ ही नहीं सकता है ना। तो यहां से भी प्रूफ हो रहा है, ऐसे भी हम लोग को पता था और ये फॉर्मूला से भी हम क्या करते इसको को प्रूफ कर दिए। ये तो हमारे लिए यूनिफॉर्म था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि लेमडा जो है वो यूनिफॉर्म हो यानी कांस्टेंट हो सकता है कि वो वेरिएबल हो। अब उसको कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन लेते हैं फिर उस चीज को समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे समझाते हैं आपको, है ना। पहले क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द, या फिर ऐसे देखिए सिचुएशन उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये चीज बोला कि सपोज मान लो एक आपका रड है ना, जिसका लेंथ कितना है l लेंथ का रड है, और इसका जो इसका l लेंथ का मास है, ये l लेंथ का लेंथ है और टोटल मास मान लेते हैं m है। उन्होंने ये चीज बोला है कि इसका जो मास पर यूनिट लेंथ है ना यानी लेमडा, वो कितना दे रखा है लेमडा नॉट इंटू एक्स, वेयर लेमडा इज कांस्टेंट। उन्होंने ये चीज बोला है वेयर लेमडा नॉट इज लेमडा नॉट हमारा क्या है कांस्टेंट है। तो ये चीज हमारा हो गया, इसे ये चीज हो गया हमारा। अब हम क्या बोल रहे हैं उसको समझिए, क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन ये बोला है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ COM, है ना, फाइंड द लोकेशन ऑफ COM फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन क्या है, इसको उन्होंने बोला x इज इक्वल टू 0 को ओरिजिन, तो इन्होंने बोला कि x इज इक्वल टू 0, इस चीज को उन्होंने बोला है क्या है ओरिजिन। इसके रिस्पेक्ट में हमें क्या चाहिए सेंटर ऑफ मास चाहिए, यानी सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चाहिए। अब हम कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे उसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए हमें ये चीज पता है, ये हमारे पास क्या है रड है ना, और इस रड को ये वाला हमारा क्या है ओरिजिन यानी 0 है। हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला ये होता है कि RCM कंटिन्यूअस बॉडी का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा dm इंटू एक्स, यानी उस मास का छोटा सा मास और उसका लोकेशन डिवाइडेड बाय dm। ये हमारे पास क्या है फॉर्मूला है। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे कि किसी भी एक जनरल x पे जाएं, किसी एक जनरल x पे गए, इस जनरल x में एक छोटा सा dx को क्या करेंगे कंसीडर कर लेंगे। ये हमारा क्या हो गया छोटा सा dx कंसीडर कर लिया। इस छोटे से dx में एक छोटा सा dm मास होगा, यानी x पे गए और x पे जाके छोटा सा dx में dx मास को कंसीडर कर लिए। अब dx मास को कंसीडर कर लिए तो यहां से हम लोग क्या करेंगे dm मास, लेकिन अब dm मास को लिखेंगे कैसे, है ना, ये चीज है। तो हम क्या करेंगे, हमको ये चीज पता है कि लेमडा इज इक्वल टू dm बाई dx। ये हमें क्या है फॉर्मूला में हम लोग पढ़े थे क्या है मास पर यूनिट लेंथ। अब हमें लेमडा का वैल्यू यहां दे रखा है, इसका मतलब यह है कि dm हम यहां से निकालेंगे लेमडा इंटू dx। तो इसी चीज को हम यहां पुट कर देते हैं, तो dm के जगह लिखेंगे लेमडा इंटू dx डिवाइडेड बाय dm के जगह क्या होगा लेमडा इंटू dx विच इज इक्वल टू, अब लेमडा के जगह क्या लिखेंगे लेमडा नॉट x इंटू dx डिवाइडेड बाय लेमडा नॉट
x इंटू डी एक्स, यही लिखेंगे, दूसरा क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, है ना। तो ये चीज हमारे पास हो गया। सॉरी, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से x है, वो जो हम लोग क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो dm के जगह पर dx इंटू एक्स, तो ये हो हमारा कितना हो गया, x का स्क्वायर, है ना। मैंने dm के जगह पे ये लिखेंगे और x तो हमारा पास हाई है। अब हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, तो अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो कहां से कहां तक करना है, 0 से l, 0 से l, ये हमारा। तो RCM अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसा होगा, m नॉट, ये हमारा क्या होगा, कट जाएगा, कैंसिल आउट, है ना। तो मैं यहां से देखूंगा कि 0 से l जो हमारा वो क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब हमको ये चीज पता है कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो, एक्स क्यूब। तो मैं यहां से लिखूंगा कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब, कहां से, 0 से l, और यहां पे क्या है, x का कितना होगा, x का स्क्वायर वो कितना होगा, 0 से l डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब ये है कि 2/3, l का कितना होगा, l के रखेंगे तो l क्यूब डिवाइडेड बाई l स्क्वायर, तो यहां से काट देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, स्क्वायर को इसको काट देंगे तो 2/3l। अब यहां पे ये चीज देखिए कि पहले हमारा कितना था, l/2, अब हमारे पास कितना रहा, 2l/3। इसका मतलब ये है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो होता है वो l/2 पे नहीं होगा, है ना। l/2 पे कब होगा, l/2 पे तभी होगा जब ये यूनिफॉर्म हो, लेकिन ये तो अभी यूनिफॉर्म नहीं है। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है इसका मतलब ये है कि ये l/2 पे नहीं होगा, वो कहां होगा, वो जो होगा हमारा 2l/3 पे होगा, है ना। यानी इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है कि पहले क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मास होता है, लेकिन बाद में क्या होता है, मास के जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा, यानी यहाँ मास कम है और थोड़ा बढ़ाएंगे ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, यानी ये वैरी कर रहा है, इसलिए ये आंसर अलग आया है। ये यूनिफॉर्म था इसलिए l/2 आया है, ये यूनिफॉर्म नहीं इसलिए l/2 आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक रड दे रखा है, कोई सा भी एक रड है जिसका लेंथ कितना है l, और जिसपे मास कितना है, जिसका मास m है, और उसके ऊपर क्या है, लेमडा। लेमडा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। अब उनका मतलब क्या है, उस चीज को समझने की कोशिश किया। रड हैज ए लीनियर मास डेंसिटी लेमडा, यानी कहने का मतलब है कि रॉड का एक लीनियर मास डेंसिटी लेमडा है, सच दैट इट वेरीज अलोंग विथ एक्स लीनियरली। यानी कहने का मतलब कि जो लेमडा दे रखा है ना, वो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होता है, लीनियरली वेरी कर रहा है। यानी इससे पहले जो क्वेश्चन किया उसमें भी क्या करता है, एक्स के वेरी कर रहा है ना, एक्स इज इक्वल टू। और बोला है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 उस समय लेमडा का वैल्यू कितना था, लेमडा नॉट। उन्होंने यही बोला कि एट एक्स इज इक्वल टू एल, लेमडा का वैल्यू कितना, लेमडा 4। यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे लेमडा का वैल्यू कितना है, लेमडा का वैल्यू है लेमडा नॉट, और एक्स इज इक्वल टू एल पे कितना है, लेमडा का वैल्यू लेमडा बाई 4 लेमडा। उसके बाद से ये चीज बोला कि फाइंड द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ एक्स। यानी कहने होता कि जो लीनियर मास डेंसिटी है उसे हम लोग क्या करना है, उसका फंक्शन लेके आना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के जैसे कैसे वेरी कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन में ये बोला कि फाइंड द टोटल मास ऑफ द रॉड, रॉड का टोटल मास बताना है। तीसरा पॉइंट हमें बोलता है कि फाइंड लोकेशन ऑफ COM फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या है वो चीज हमें बताना है। तो सबसे पहली बात क्या, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो आखिर हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले हमें क्या करना है कि लेमडा का वैल्यू निकालना है। लेमडा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसमें ये चीज है कि आखिर सोचने की ये चीज है कि हमको लेमडा निकालना है, लेमडा निकालना एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। अब हमें लेमडा एज ए फंक्शन एक्स निकालना, लेकिन कैसे निकालेंगे, तो हमें ये चीज देखिए, इन्होंने ये चीज बोला है कि जो लेमडा है ना लीनियरली वेरी कर रहा है, यानी एक्स का जो होगा लीनियरली वेरी। अब लीनियरली वेरी का मतलब ये होता है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx प्लस में c। ये क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस में c का मतलब ये होता है कि यहां पे देखेंगे कि जो y है ना x के लीनियरली वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि y को हम लोग किससे रिप्लेस कर देंगे, लेमडा से, है ना। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा mx प्लस में c, यही है। अब हमें क्या चाहिए इसके वैल्यू को निकालते हैं। हमें ये चीज पता है कि जब x का वैल्यू क्या रखेंगे 0, उस समय लेमडा का वैल्यू कितना है, लेमडा नॉट। इसका मतलब यह है कि एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 उस समय क्या होगा, लेमडा का वैल्यू कितना होगा, लेमडा इज इक्वल टू mx प्लस में लेमडा नॉट। अब हमें क्या चाहिए, m का वैल्यू चाहिए। अब m का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात है कि अब
आपको क्या करना है कि जब x का वैल्यू अगर मैं बोलूंगा कि एट x इज इक्वल टू एल, तो उस समय अगर x इज इक्वल टू एल पुट करोगे आप, तो लेमडा इज इक्वल टू कितना हो एम एल प्लस में लेमडा नॉट, उस समय कितना होगा 4 लेमडा। अब यहां से आप देख सकते हो कि यहां से अगर हम बात करें कि m का वैल्यू कितना होगा, तो इसको इधर फेंक देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो यहां से लिखेंगे कि m इज इक्वल टू कितना होगा 3 लेमडा बाई एल, यानी m का वैल्यू कितना आ गया, m का वैल्यू हमारा 3 लेमडा बाई एल। इसका मतलब यह है कि लेमडा इज इक्वल टू एम एक्स प्लस में c। तो हम ये चीज m का वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड आउट कर रहे हैं लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई एल इंटू एक्स प्लस में लेमडा नॉट। तो ये हमारे पास क्या हो गया इक्वेशन जो उन्होंने पूछ रखा था। तो x क्या है लिनियरली वायरी कर रहा है, जिसका फंक्शन है ये लेमडा इज अ फंक्शन ऑफ x। पहला का आंसर हमारे पास हो गया। अब दूसरा उन्होंने बोला कि फाइंड द टोटल मास ऑफ द रॉड। टोटल मास ऑफ द रॉड हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो सिंपल सा बात है कि लेमडा यानी बोलूंगा जो सोल्यूशन हमारा क्या है पार्ट 2 का, हमें ये चीज पता है कि लेमडा इज इक्वल टू क्या है dm बाई dx, यानी क्या है मास पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब यह है कि dm को अगर हम निकाले तो लेमडा इंटू क्या होगा dx, dm को निकालेंगे तो लेमडा इंटू dx होगा। अब हमें क्या करना है, ये तो छोटा सा मास है, अगर हमको पूरा मास चाहिए तो हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हमको आ जाएगा टोटल मास। इसका मतलब यह है कि dm को क्या करना है इंटीग्रेट कर देना है। तो dm को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहां लिखेंगे लेमडा इंटू dx। अच्छा कहां से कहां तक आप उसको इंटीग्रेट करोगे, तो उसको इंटीग्रेट करना है आपको 0 से l लेंथ में, 0 से l लेंथ में। क्यों 0 से l लेंथ में करोगे, तो इसलिए करना है कि सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है एक प्रकार का जो रॉड है, तो ये हमारे पास क्या है x इज इक्वल टू 0। अब मैं बोलूंगा किसी भी x डिस्टेंस पे गए और छोटा सा क्या निकाले dx, तो यहां पे क्या हो जाएगा dm, यानी ये है dm। लेकिन हमें ये क्या चाहिए छोटा सा मास नहीं चाहिए, इस टोटल रड में कितना है वो चाहिए। तो कहां से कहां वेरी करा देंगे, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक वेरी करा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब हमारे पास क्या है dm, तो dm का इंटीग्रेट करेंगे तो कितना जाएगा m। अब लेमडा की जगह क्या लिख सकते हैं, लेमडा की जगह ये लिख सकते हैं क्योंकि इसका लेमडा का वैल्यू कितना है ये, तो मैं बोलूंगा 3 लेमडा नॉट l x प्लस में लेमडा नॉट इंटू dx। कहां से कहां तक वेरी करना है, तो 0 से l। अब हम इंटीग्रेशन में पढ़े हैं कि सबको क्या कर सकते हैं अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे। तो m को अगर हम इंटीग्रेट करें इससे और इससे, तो यहां देखेंगे ये हमारे पास क्या है कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा इंटू है ना, इसको इससे करेंगे तो 3 लेमडा नॉट l कहा बाहर निकल जाएगा, तो ये कितना होगा x इंटू dx प्लस में इसको करेंगे तो लेमडा नॉट क्या होगा कांस्टेंट, और बाहर से आएगा ये इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा इंटू dx। कहां से कहां तक करेंगे, तो 0 से l, 0 से l, तो ये हमारा वैल्यू है। तो m इज इक्वल टू 3 l नॉट डिवाइडेड बाय l। अब x है तो क्या होगा x का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये है यहां से अगर हम लोग देखें तो ये कितना होगा x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस में ये क्या है लेमडा। अब ये है एक dx, dx का कितना होता है x होता है इंटीग्रेशन, तो ये हो गया x कहां से कहां तक 0 से l लेंथ तक। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने का मतलब है ना, तो इस चीज को देखेंगे तो यहां पे करेंगे तो m हमारा क्या होगा, यानी टोटल जो मास है हमारा वो कितना हो जाएगा। अब ये है लेमडा, लेमडा नॉट x बाई कहां रखेंगे 0 से l लेंथ, तो ये होगा 3 लेमडा बाई l, और यहाँ पे कितना होगा l स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है ना, प्लस में कितना होगा लेमडा कितना होगा l। तो यहां से ये चीज देखिए ये हमारे पास कितना है, तो यहां से इसको काट देंगे तो हमारे पास कितना आएगा। अब ये 3 लेमडा बाई 2 है और ये कितना है ये है, तो यहां से अगर हम बोले तो 3 लेमडा l बाई 2 प्लस में लेमडा l विच इज इक्वल टू अगर बोलेंगे तो ये यहां चला जाएगा तो हमारा कितना होगा 5 लेमडा l बाई 2। तो ये हमारे पास मास हो गया। टोटल मास अगर मैं बोलूं इस रड पे तो वो कितना है 5 लेमडा नॉट l बाई 2 ये हो गया। अब हमारे पास थर्ड जो पार्ट है ये बोला है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, यानी ये जो हमारा एक रड है इस रड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो इस रड का जो सेंटर ऑफ मास है उस चीज को देखेंगे तो उसका जो सेंटर ऑफ मास हम देखते हैं कहां से ओरिजिन से। तो पार्ट थर्ड में देखेंगे यानी यहां से देखेंगे कि 3 वाले सॉल्व जो हम सोल्व करेंगे क्या COM यानी RCM इज इक्वल टू कितना होगा। तो सबसे पहली बात है कि RCM निकालना है हमको है ना, तो RCM हम निकालते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले ये रड है ना,
और ये x इज इक्वल टू कितना है 0। हम क्या करेंगे, किसी भी x पे जाके छोटा सा dx लेंथ को कंसीडर करते हैं। x पे जाके छोटा सा dx लेंथ कंसीडर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं dm, जिसको हम क्या बोलेंगे dm। x पे जाके छोटा सा dx लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या है dm क्या है, dm इस प्रकार, इसका एक प्रकार से देखा जाए तो छोटा सा मास है। अब हमें क्या आती है RCM, तो RCM इज इक्वल टू रूट के अंदर वो कितना होगा, वो होगा dm इंटू dx, dm इंटू x डिवाइडेड बाई dm। ये हमारे पास फॉर्मूला है ना, यानी कंटिन्यूअस बॉडी का अगर हम सेंटर ऑफ मास निकाले तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब हमें क्या चाहिए dm, तो हमें पता है कि लेमडा इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इज इक्वल टू होता है dm बाई dx। तो यहां से बोलेंगे dm हमारा कितना हो, लेमडा इंटू dx, ये फॉर्मूला है। अब ये चीज को क्या कर सकते हैं, हम यहाँ रख सकते हैं, कहां से dm की जगह लिखेंगे लेमडा इंटू dx इंटू x डिवाइडेड बाई लेमडा इंटू dx, लेमडा इंटू क्या हो गया dx। अब यहां से ये चीज देखिए कि लेमडा के वैल्यू हम लोग यहां से इस चीज को यहां से वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि लेमडा को हम लोग ने क्या ये फाइंड आउट कर रखा है। तो 3 लेमडा डिवाइडेड बाई एल एक्स प्लस में लेमडा नॉट है ना, इंटू ये हमारे पास क्या है x इंटू dx, कहां से कहां तक, 0 से l लेंथ तक, क्योंकि 0 से l लेंथ तक। नीचे हमारा क्या है 3 लेमडा l डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट, कहां से कहां तक, तो वो जो है हमारा वो है 0 से l लेंथ तक। तो वो कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से l लेंथ तक। तो ये चीज हमको देखते हैं। तो RCM जो हमारा होगा, RCM विच इज इक्वल टू, RCM जो होगा वो क्या होगा, लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई l है ना। अब इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, तो वो हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकल गया। ये क्या हो गया, x का स्क्वायर इंटू dx, क्योंकि ये x और ये x से स्क्वायर हो जाएगा 0 से l। अब इस चीज को करेंगे, एक बार इससे हो गया, अब इससे करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, लेमडा तो बाहर निकल गया, x इंटू dx 0 से l। और नीचे हमारा क्या है, अगर नीचे हमको देखें, यहाँ पे तो अगर नहीं है तो हम ऐसे करके लिख लेते हैं। यहाँ तक लेमडा नॉट l बाई क्या होगा, बाहर निकल जाएगा 3 लेमडा बाई l, ये हमारा। अब इसको इससे और इसको इससे करेंगे है ना, लेमडा इंटू सॉरी ये dx यहाँ से छूट गया है, तो यहां से अगर हम लोग बोले तो इसको इससे करेंगे, तो यहां से देखेंगे तो 3 लेमडा बाई l बाहर निकल गया, और इसमें करेंगे तो ये कितना होगा dx प्लस में लेमडा नॉट बाहर इंटू dx। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे हम लोग सॉरी ये हमारा x और ये हमारा x, तो यहां से हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। तो अब यहां से देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से बोलेंगे कि RCM जो होगा, RCM विच इज इक्वल टू, ये क्या है 3 लेमडा नॉट डिवाइडेड बाई 2, वो क्या होगा। अब मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 0 से l, ये हो गया। फिर प्लस में इसका करेंगे, तो प्लस में ये क्या होगा लेमडा है ना, वो कहाँ होगा, वो होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 0 से l लेंथ है ना, डिवाइडेड बाई इसको देखिए, तो ये हमारे पास क्या है 3 लेमडा बाई l, कहां से कहां तक, x का स्क्वायर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 0 से कहां होगा l लेंथ। इसमें देखेंगे तो क्या है x है, तो लेमडा बाहर इंटू क्या होगा x, dx को करेंगे तो l आ जाएगा। अब यहां से ये चीज देखेंगे, अब इनको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है 3 लेमडा डिवाइडेड बाई 2। अब इसको करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको देखो, इसको काट देते हैं है ना, तो ये लेमडा बाई 2 है ना, यहां से आएगा l क्यूब प्लस में लेमडा नॉट बाई 2 l स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहां से देखेंगे तो 3 लेमडा बाई 2 l स्क्वायर l प्लस में यहां से हो गया। अब इसको करेंगे तो क्या होगा लेमडा नॉट l, ये चीज है क्या। अब ऊपर और नीचे देखिए, ऊपर में हम ये चीज बोल सकते हैं ये है क्या लेमडा नॉट, तो अगर मैं बोलूंगा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा l लेंथ लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 है ना। मैं बोलूंगा लेमडा बाई 2 इधर, लेमडा बाई 2 इधर, आराम से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, यानी लेमडा बाई 2 लेमडा बाई 2 दोनों में से क्या ले लिए, कॉमन ले लिए। अच्छा एक l तो ये भी कट गया, एक l ये भी कट गया, और ये एक लेंथ इससे कट गया। तो यहां से अब हम लोग के पास बचा क्या है, तो
बचा हम लोग के पास ये है और ये भी एक लेंथ है, इसको काट लेंगे तो ये देखिए यहां से कट गया, तो एक तो ये वाला जो चीज है एक लेंथ इसने इसको काट दिया है ना, उसके बाद से क्या है एक लेंथ वो काट दिया और दूसरा लेंथ यहां से कट गया, तो ऊपर में एक लेंथ बचा है, एक ये इसको काट दिया, एक लेंथ ये इसको काट दिया, पर ये वाला अभी भी हमारे पास क्या है बचा हुआ है, तो वो क्या होगा एल प्लस में एल डिवाइडेड बाई ये बोलेंगे ये हमारे पास क्या है 3 प्लस में कितना हो जाएगा 2। कैसे हो रहा है इसको देखते हैं, एक मिनट रुकिए काट रहे हैं कैसे, लेमडा बाई टू यहां से कट गया, लेमडा बाई टू लेमडा टू यहां से कट गया, अब ये हमारा कितना है क्यूब था, क्यूब है तो यहाँ पे लिखेंगे 3, अच्छा इसको काट दें तो ऊपर वाला 3 ये 2 बच गया, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ से आ गया ये लेमडा हो गया है ना। तो अब यहाँ से देखेंगे ये क्या होगा नीचे वाले को करेंगे तो लेमडा स्क्वायर होगा, यहाँ पे यहाँ हो गया स्क्वायर, स्क्वायर हो गया स्क्वायर होगा, यहाँ से इसको काट देंगे तो ये कट गया एल बाय एक इससे कट गया, एक ऊपर वाले कॉमा लेके यहाँ से काट देंगे। हाँ ठीक, तो ये कितना होगा 2l/5। तो यहाँ से हम लोग ये चीज देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का जो वैल्यू आएगा RCM का जो वैल्यू आएगा, RCM का जो वैल्यू आ गया वो यहाँ आ गया ये 2l/5। तो ये हमारे पास क्या था, ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हमने इसलिए कराया ताकि चीजें समझ में आए। आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ आपको लोगों को ये टारगेट नहीं होना चाहिए कि छोटा मोटा क्वेश्चन कर लेंगे, छोटे मोटे क्वेश्चन करने से आपको कभी आईआईटी नहीं निकल सकता है। आईआईटी तभी निकलेगा जब इस लेवल की थॉट आपके अंदर होगा, इस लेवल की चीजें को मैंने करने के आपके पास हैबिट होगा या फिर टेक्निक होगा। अगर आपके पास इस चीज का नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसके बाद से आपको देखिए, आपको हकीकत समझ में आ जाएगा। सिर्फ छोटे मोटे 2-4 क्वेश्चन करने से कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता है। सिलेक्शन तभी होगा जब इस लेवल का आपके पास क्वेश्चन होगा, क्योंकि सिर्फ मतलब कहने का मतलब है कि सिर्फ पढ़ लेने से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता, वो दिल को तसल्ली होता है। जब तक आपकी जो प्रिपरेशन होती है आपको उस लेवल के हिसाब से नहीं करोगे, यानी उस एग्जाम के हिसाब से नहीं करोगे ना, तब तक आपको कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो, चाहे वो दुनिया का किसी भी मास्टर पढ़ा दे या दुनिया का किसी भी इंसान पढ़ा दे। तो सबसे पहली बात क्या है कि अपने लेवल को हाई करो, है ना। छोटे मोटे इधर उधर का क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है। आपको एक अच्छे लेवल के स्टडी की जरूरत है, क्योंकि जेईई एडवांस सिर्फ 3 सब्जेक्ट पूछता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और 3 सब्जेक्ट में ये वर्ल्ड का 4th नंबर टॉपेस्ट एग्जाम आता है। इसलिए आपको इस लेवल की चीजों की बहुत जरूरत है और बहुत रिक्वायरमेंट है। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको छोटे मोटे क्वेश्चन कभी करने से कभी सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए क्या करेगा, आप लोग को इस लेवल की चीजों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत।